नमस्कार साथियों। पिछले 2 दिन से प्रतिशोध की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति, धमकी देने की राजनीति जारी है। कांग्रेस नेतृत्व को और ख़ास तौर से कांग्रेस संसदीय दल के नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को जानबूझकर निशाना बनाया गया। नेशनल हेराल्ड का केस है, इसकी विस्तार से आपको जानकारी सांसद और मेरे साथी डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी देंगे। पर मैं यही कहना चाहता हूं कि जो आर्थिक संकट से हम गुजर रहे हैं उससे ध्यान हटाने के लिए ये एक प्रयास है। जो जनता के मुद्दे हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर, विदेश नीति को लेकर, अमेरिका को लेकर, चीन को लेकर, बांग्लादेश को लेकर, विदेश नीति और अर्थव्यवस्था में जो हमें चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, उस पर तो बहस नहीं होने देंगे संसद के अंदर और संसद के बाहर। तो ये इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए प्रयास किया गया है। और जैसा कि मैंने कहा, ये सिर्फ उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति है और सूत्रधार 2 व्यक्ति हैं जिनकी मानसिकता ही आपराधिक है। ये आपराधिक मानसिकता 2 व्यक्ति सूत्रधार हैं इस राजनीति के। हम चुप नहीं रहेंगे। आज भी राहुल गांधी जी गुजरात में हैं और आज सारे देश भर में अलग विभिन्न राज्यों में पीसीसी और डीसीसी के द्वारा प्रदर्शन भी हुए हैं ये ईडी के मामला को लेकर। तो हमें चुप नहीं किया जा सकता। जो कुछ प्रधानमंत्री और गृहमंत्री करें, हम चुप नहीं रहेंगे। हमारे नेता और हमारी पार्टी जो जनता के मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे, आर्थिक मुद्दे, हम उठाते रहेंगे। तो अभी अभिषेक मनु सिंघवी जी आपको विस्तार से इस केस की क्या पृष्ठभूमि है, इसकी हकीकत क्या है, जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर इस केस को अपराध बनाया जा रहा है, क्राइम शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर हकीकत क्या है, असलियत क्या है, आपको अभिषेक मनु सिंघवी जी बताएंगे। धन्यवाद जयराम जी। दोस्तों, I'll be showing to you and I'll make it as factual and simple as possible. And frequently these issues get lost in rhetoric or legalese. But I want to genuinely show to you why there is not even the whiff of a crime, not even a whiff of a crime of any sort. And how a fake issue created around a fake narrative, created around a non-existent case, is meant to deviate, diverge and digress for the reasons we all know, because reasons like unemployment are difficult to answer, falling GDP is difficult to answer, social unrest is difficult to answer. And this is actually a case which is nothing but vendetta in legal disguise. The ED should answer that why no NDA ally, no BJP leader is ever touched by the ED. Selective justice is actually nothing but political thuggery. ये दोस्तों अजीबोगरीब केस है और मैं वास्तव में आपको ये प्रमाणित करूंगा कि अजीबोगरीब केस क्यों है।
और अगर ये राजनीतिक द्वेष का एक बहुत बड़ा उदाहरण नहीं होता तो ये हास्यास्पद होता कानूनी रूप से। विश्व के 7 अजूबों में मैं इसको गिनूंगा। मैंने कल कहा था कि इट्स अ वन ट्रिक वंडर। मनी लॉन्ड्रिंग केस पहली बार बना है मनी के बिना स्थानांतरण होने के। रुपया बिना स्थानांतरण हुए 1 मिलीमीटर मूव किए मनी लॉन्ड्रिंग बन गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस बना है प्रॉपर्टी संपत्ति के 1 मिलीमीटर बिना स्थानांतरण हुए, ट्रांसफर हुए, मूव हुए। कैसे हुई ये कहानी? और ये आवश्यक है आप लोगों को समझना कि आपके जरिए देश को समझना आवश्यक है। ये सिर्फ डिटेल की बात नहीं, कानून की बात नहीं है। एजेएल एक जानी मानी कंपनी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कई दशकों पुरानी है, कुछ वर्षों में उसकी शताब्दी होगी। एक विशेष सेट ऑफ मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए, संदेश ले जाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर वो बनी थी और चलती रही। वाणिज्य के आधार पर, अर्थशास्त्र के आधार पर वो सफल नहीं हुई, जैसा कि कई ऐसी चीज़ों में होता है जो आदर्शवाद से चलती हैं, कई संस्थाओं में होता है। इसलिए आर्थिक रूप से वो तकलीफ में पड़ी। कई सालों तक आर्थिक रूप से गिरावट हुई। एजेएल जो बहुत पुरानी कंपनी है, तो उन सालों में, लगभग 50 सालों में, अलग अलग विभिन्न समयों पर कांग्रेस ने, जिसके वो आदर्श प्रोत्साहित करती है, जिसने एक आदर्श उसको बनाया था इत्यादि इत्यादि, स्वतंत्रता संग्राम के वक्त कांग्रेस पार्टी ने उसको विभिन्न समय पर अलग अलग राशियां दी, लोन दिए, रुपये दिए। कई दशकों बाद वो टोटल रुपया हो गया 90 करोड़। अब वो 90 करोड़ हो गया और ये उद्देश्य था कि ये पुराना नाम नेशनल हेराल्ड, जो एक कंपनी का नाम था एजेएल, एसोसिएटेड जर्नल, जो पूरा नेशनल हेराल्ड का ब्रांड चलाती थी, जिसके पास पुरानी जितनी भी संपत्तियां हैं, अचल संपत्तियां, प्रॉपर्टीज, अलग अलग विभिन्न भागों में। तो इसका पुनर्निर्माण कैसे किया जाए? पुनर्निर्माण का बड़ा एक सरल तरीका था कि इसको डेट फ्री कंपनी बनाना है, इसको ऋण न रहे। तो ये जो लोन था, ये 90 करोड़ का जो ऋण था इस कंपनी पे, उसको ट्रांसफर किया गया एक नई नवेली कंपनी को। वो नई नवेली कंपनी का नाम था यंग इंडिया। वो क्या कंपनी थी मैं अभी आऊंगा उस पर। अब वो ऋण जब ट्रांसफर हुआ, सिर्फ ट्रांसफर हुआ ऋण कागजी, के कांग्रेस पार्टी का ऋण, अब वो ऋण रहेगा यंग इंडिया का। उस ऋण को मिटाना आवश्यक था, नहीं तो एजेएल मजबूत कैसे होती, नेशनल हेराल्ड मजबूत कैसे होता। तो उसको मिटाया गया एक चीज ऐसी करके जो दुनिया भर के हर कंपनियां, आप लोग दिन प्रतिदिन करते हैं, निजी रूप से भी और पब्लिक रूप से भी। उस ऋण को हिस्सेदारी में कन्वर्ट किया, यानी कन्वर्ट डेट इनटू इक्विटी। तो 90 करोड़ के ऋण को कन्वर्ट कैसे किया? एजेएल के शेयर्स इश्यू हो गए यंग इंडिया को। तो यंग इंडिया बन गई 90-99% शेयर होल्डर एजेएल की। और यंग इंडिया में डायरेक्टर्स थे, मोतीलाल वोरा साहब थे, ऑस्कर फर्नांडिस थे, सैम पिट्रोडा हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, इत्यादि इत्यादि। अब इतना ही हुआ। अब यहां पे एक फुल स्टॉप, विराम चिन्ह डाल दीजिए, ये जरूरी है समझना आपके लिए। ये संपत्तियां हैं, अचल संपत्तियां 100 एजेएल के, इसको 100 मानिए। कोई कानपुर में है, कोई दिल्ली में है, कोई इधर है, उधर है। ये एजेएल है, ये इन सबकी मालिकाना हक रखती है। इस कंपनी की 100% शेयर होल्डिंग चली गई यंग इंडिया में। ये यंग इंडिया है। न ये अचल संपत्ति हिली, न एजेएल हिली, 1 रुपया नहीं हिला, न संपत्ति हिली, कोई खरीद फरोख्त नहीं हुआ, बेचना खरीदना नहीं हुआ। अब आते हैं यंग इंडिया क्या है। बड़े अजीब तरह के हम लोग सब मूर्ख होंगे कि हम मनी लॉन्ड्रिंग करना चाहते थे, हम स्थानांतरण करना चाहते थे संपत्ति का और रुपये का, तो हमने बनाई यंग इंडिया। दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख भी अगर हमारा ये उद्देश्य होता तो यंग इंडिया नहीं बनाता। यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया है कानून में जिसको कहते हैं सेक्शन 8 अनुच्छेद 8 की नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल कंपनी। मतलब क्या होता है इसका? हर कंपनी में 2 या 3 चीज़ें होती हैं। एक तो जो कमाई होती है, जो रुपया आता है उसमें जो भी कमाई होती है, उस सबको आप डिविडेंड के तौर पे बाहर दे सकते हैं उसके शेयर होल्डर्स को। इस कंपनी में 1 पैसा, अगर ये 50 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़ भी प्रॉफिट बनाती है, तो 1 पैसा
आप डिविडेंड दे ही नहीं सकते, प्रतिबंधित है अनुच्छेद 8 के अंतर्गत। दूसरा, कोई सैलरी नहीं, कोई पर्क्स नहीं, कोई घर गाड़ी नहीं। तीसरा, कोई प्रॉपर्टी खरीदी नहीं इस कंपनी ने, न बेची। चौथा, इसने कोई आर्थिक कार्यक्रम कुछ किया ही नहीं, कोई आर्थिक क्रिया, वाणिज्य की क्रिया। ये नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी थी। अब इन तथ्यों पे जब न प्रॉपर्टी हिली, जो भी कानपुर, बरेली, दिल्ली की प्रॉपर्टी वैसी की वैसी हैं, उनका मालिक अभी भी एजेएल ही है। सिर्फ एजेएल की शेयर होल्डिंग अब 99% यंग इंडिया की है, और यंग इंडिया में बैठे हैं 3-4 डायरेक्टर्स जिनको कोई डिविडेंड भी नहीं मिलता है। तो कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग? अरे एक मिनट खत्म करने की मैंने नहीं, आपने रेणु जी सुना नहीं, इसलिए वापस दोहरा रहा हूं, आप सुन नहीं रही हैं। यंग इंडियन का मैंने 2 बार बोला, आपने सुना नहीं। आप नोट्स लीजिए। यंग इंडियन के हैं सोनिया गांधी जी, मैंने बोला, राहुल गांधी जी, मोतीलाल वोरा जी थे, सैम पित्रोदा जी हैं, ऑस्कर फर्नांडिस थे, शायद एक नाम और भी होंगे, यही मुख्य नाम है, सुमन दुबे होंगे। तो आपको जो पता है तो क्यों बीच में मेरे को आप इंटरप्ट कर रही हैं? अच्छा, नंबर 2, नाउ जब मूल बात ये नहीं है कि कौन थे नाम, मूल बात ये है कि जब ये लोग हैं या कोई भी लोग हो, तो कोई डिविडेंड, कोई फायदा किसने कहां उठाया, इसका मैं आज बड़ा स्पष्ट प्रश्न पूछ रहा हूं जनता से, देश से, आपसे, और आपके जरिए ईडी से भी। सिर्फ ये केस है कि 99% शेयर होल्डिंग यंग इंडिया को देकर ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है सब प्रॉपर्टीज की जो एजेएल ओन करता है। जो लोग डायरेक्टर हैं यंग इंडिया के, यानी गांधी परिवार के, और जो लोग कुछ वृद्ध लोग हैं, उन सब ने ये पैसा और प्रॉपर्टी हड़प ली। अरे भाई, किस डायरेक्टर ने कुछ खरीदा, बेचा, लिया, पैसा मिला, प्रॉपर्टी गई? एक तो बताइए, मनी ट्रेल कहां है? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहां है? अगर किंडरगार्टन क्लास का व्यक्ति पहले ये वर्ष जो कानून में है वो उसको उठाए तो वो हंसने लगेगा। अब एक और कानूनी चीज बताना चाहता हूं मैं आपको। 1955 में, कितने साल हो गए 55 को आज? लगभग 70 साल हो गए, 65 साल हो गए। एक निर्णय है उच्चतम न्यायालय का, यानी इतना पुराना निर्णय है जिसकी आज ईडी मजाक उड़ा रही है, 5 न्यायाधीश का, उसको कहते हैं बच्चा गजदर। वो कहता है कि अगर ये होल्डिंग कंपनी के पास 100% शेयर हैं इस सब्सिडरी के, अगर 100% हैं, तो भी ये कंपनी होल्डिंग, इस कंपनी की जो प्रॉपर्टीज हैं ये और ये, उसकी हकदार नहीं है, ओनरशिप नहीं, ओनरशिप इसी में रहती है। ये एक सिद्धांत है, कई बार हुआ है, वोडाफोन में भी यही हुआ, इत्यादि इत्यादि। मैं आपको कानून से बोर नहीं करूंगा। तो भैया, जब एजेएल की संपत्ति एजेएल की है, एजेएल की संपत्ति ट्रांसफर हुई नहीं कभी यंग इंडिया को। कानून में यंग इंडिया जब तक वो खरीदता नहीं है वो प्रॉपर्टीज, तब तक मालिकाना हक रहता है एजेएल का। तो यंग इंडिया से एक और स्टेप आगे उसके डायरेक्टर्स कहां से मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं? कृपया ये बताएंगे कोई? ये कुछ नहीं बताया जाता है। बताया जाता है कि माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी 3 दिन 5 दिन आइए इंटरोगेशन के लिए। ये केस शुरू किया था माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी ने। ये बड़ा रोचक एक प्रसंग है। उनके जो केस शुरू किया, सरकार को कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं लगी थी, सरकार को कुछ नहीं लगा था कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। जब उन्होंने केस शुरू किया, कुछ दिन चला, उसके बाद खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक टेक्निकल प्रोसीजर के आधार पर अपने ही केस का दिल्ली हाईकोर्ट जाके स्टे करवा दिया। मैजिस्ट्रेट में शुरू हुआ, सेशंस कोर्ट में हुआ, उन्होंने जाके स्टे, अभी तक स्टे पड़ा है। अलग से इसको हाईजैक करके, और मैं समझता हूं स्वामी जी काफी क्षुब्ध होंगे इस हाईजैक से, सरकार ने यह शुरू कर दी मनी लॉन्ड्रिंग का नया केस, जो पहले कभी नहीं किया उन्होंने। और उसके आधार पर लगभग 2 दिन तक, कितने घंटे मुझे याद नहीं है, सोनिया जी को बुलाया, उन्होंने सब प्रश्न बार बार वही प्रश्न जो दोहराकर वापस उत्तर दे दिया, सभी डॉक्यूमेंट्स सैकड़ों बार दे दिए। राहुल गांधी जी को तो उन्होंने विशेष रूप से बुलाया, 5 दिन, मैंने काउंट किया था, 52 घंटे बिठा के रखा, 55 घंटे। उन्होंने वो सब प्रश्न आंसर कर दिए, सब वो दे दिए। अब उसी श्रृंखला में, उसी प्रक्रिया का जो अंत है वो अब है ये कि उसमें चार्जशीट फाइल हुई है। बाय द वे, आप लोगों को पता नहीं है शायद कि
इसमें चार्जशीट का एक अवकाश मिलता है 1 साल का। वो 1 साल खत्म हो रहा था 9 अप्रैल को, तो उन्होंने चुपचाप 9 अप्रैल को फाइल कर दी। कल परसों जो देखा आपने वो मीडिया ऑप्टिक्स थी, फाइल उन्होंने कर दी थी 9 अप्रैल को, जब खत्म हो रहा था इसका समय सीमा। तो मैं एक बात अपनी ये अंत करना चाहता हूं कह के कि एक व्यक्ति ने, देखिए 3 लोग हो सकते हैं जो आरोप लगा सकते हैं। एक तो है ये एजेएल के शेयर होल्डर्स, एक है जनता जनार्दन, आप और मैं। इस 100 करोड़ 150 करोड़ के लोगों की आबादी में एक व्यक्ति ने चीटिंग एलिगेशन नहीं लगाया कि एजेएल में चीटिंग हुई है, एक व्यक्ति ने। और मनी लॉन्ड्रिंग का मैंने आपको उत्तर दे दिया। तो मैं कंक्लूजन में इस मुद्दे पे ये कहूंगा कि ये एक, मैंने कहा था अजूबा है, दुनिया का 8वां अजूबा है ये। कानून का तो बहुत ही महत्वपूर्ण अजूबा है, एक मील पत्थर है जो तथ्य विहीन है, जो कानून का मजाक है, जो कानून को विकृत करने की एक प्रक्रिया है, प्रतिशोध की राजनीति का द्योतक है, प्रताड़ित करने की राजनीति का द्योतक है, मीडिया लीक्स द्वारा काम चलाने का द्योतक है, दुष्प्रचार झलकाता है। और ये प्रश्न उठाता है, रोचक प्रश्न है, that in the last 8 years 5422 ECIR होता है FIR की जैसे PMLA में, 5422 और 5300, एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं अवेलेबल नहीं है, 8 साल में रजिस्टर हुआ है। इसका मतलब है 98%, उससे पहले के फिगर अगर आप तुलनात्मक रूप से देखें तो 98% पिछले 8 साल में ये केसेस रजिस्टर हुए हैं। अब दूसरा प्रश्न आता है कि इसमें आपने कन्विक्शन कितने पाए हैं। जो इनका औपचारिक आंकड़ा कुछ महीनों पहले का है वो है 25 कन्विक्शंस। उसका आंकड़ा अगर परसेंटेज टर्म में परिवर्तित करें तो लगभग 1% है, 1%। हाँ, अगर आप ये पूछें कि ये इतने सारे केसेस में राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध कितने हैं, तो अगर वो आप मान लीजिए कि 100 हैं केस ऐसे, तो उन 100 में जो मैं माफी चाहता हूं, अगर 100 केसेस ऐसे हैं जो राजनीतिक लोगों के विरुद्ध हैं, तो 98% उस 100 में से प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध है। जितने भी केस हो, पीएमएलए को एक कैटेगरी छोड़ दीजिए जो बिजनेसमैन के विरुद्ध है, किसी और के विरुद्ध है, जितने भी केसेस राजनीतिक लोगों के विरुद्ध है उसमें से 99 या 98 या 97% प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध है। और कन्विक्शन रेट आपकी 1% रही है। ये प्रश्न उठता है कि ये सरकार ने इसको अपना इलेक्शन डिपार्टमेंट बना रखा है, ईडी को। सरकार ने इतनी बेशर्मी से बार बार इसका दुरुपयोग किया है, बदले की कार्रवाई के लिए उपयोग किया है, और आज तक जो मैंने तथ्य उठाए हैं आपके सामने उसकी बात कभी कोई नहीं करता है, कहीं नहीं। आपको क्या बोलते हैं? 3 चीज बोलते हैं कि अगर ये था तो खत्म क्यों नहीं हुआ केस। अरे भाई खत्म कैसे हुआ? केस अपनी प्रक्रिया में चलेगा। आप सरकार हैं, आप चलाते हैं, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, समय लगता है। हमें इस पर कोई संदेह नहीं कि ये पूरी तरह से खत्म होगा, लेकिन आप इसको लटकाना चाहते हैं, आप इसको एक पूरे मीडिया में और समाज में बार बार दोहराना चाहते हैं। तथ्यों पे क्या आंसर है? कौन सा रुपया मूव किया, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट क्या है, क्राइम कमिटेड क्या है, क्रिमिनल इंटेंट क्या है, फायदा किसने उठाया, इन किसी प्रश्न में आपको उत्तर नहीं मिलेगा। किसको कितना फायदा मिला, तो ये मूल मुद्दा है। इसलिए आपको बरगलाने, आपको बहकाने और पूरे देश को मूर्ख बनाने की प्रक्रिया आप देख रहे हैं। शुक्रिया अभिषेक जी। मैं एक दो पॉइंट जो अभी अभिषेक सिंघवी जी ने उठाया है उसको मैं फिर से दोहराऊंगा। पहली बात तो ये है कि हमारे देश में और सारे विश्व में जो कंपनी लॉ होता है, जो कंपनी के लिए कानून बनाए जाते हैं, कंपनी खोलने की, कंपनी चलाने की, कंपनी बंद करने की, जो कंपनी लॉ होता है, उस कंपनी लॉ के मुताबिक अगर किसी भी कंपनी ऋण मुक्त होना चाहती है तो उसके पास कई तरीके होते हैं। और एक तरीका है एक नया कंपनी बनाओ,
और जो ऋण आपके पास है उसको ट्रांसफर करो। ये कोई क्राइम नहीं है, ये कानूनी व्यवस्था है, कानून में प्रावधान है। और सारे विश्व में और हमारे देश में हजारों ऐसे मिसाल हैं जहां कंपनियां ऋण से मुक्त होने के लिए नए कंपनियां खोलते हैं और उसको ऋण ट्रांसफर कर देते हैं। तो पहली बात तो यह है कि यहां कोई कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है, कंपनीज एक्ट का उल्लंघन नहीं हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का उल्लंघन नहीं हुआ है, क्योंकि यहां मनी ही नहीं है, लॉन्ड्रिंग ही नहीं है। और क्राइम कहां से आता है? क्राइम यही है कि दो व्यक्ति जिनकी मानसिकता आपराधिक मानसिकता है, वो इस फेक नैरेटिव चला रहे हैं, क्योंकि मेक इन इंडिया तो विफल हो गई है, पर वो मानते हैं कि फेक इन इंडिया चलाओ। ये फेक नैरेटिव चला रहे हैं कि क्राइम हुआ है। अगर क्राइम हुआ है तो उन दो सूत्रधारों से हुआ है जिन्होंने इस कानून का दुरुपयोग किया है और ये गलत प्रचार कर रहे हैं कि क्राइम हुआ है, मनी ट्रांजैक्शन हुआ है, लॉन्ड्रिंग हुआ है। जो सवाल अभी सिंघवी जी ने उठाया है और पहले भी इन्होंने उठाया है, बार बार उठाते रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं। तो ये बिल्कुल एक राजनीतिक मसला है, प्रतिशोध की राजनीति है। अपने विरोधियों के खिलाफ, राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ धमकी, प्रतिशोध, उत्पीड़न और डराने की राजनीति है। और ये कानून के पीछे छिप रहे हैं और कह रहे हैं कि कानून का उल्लंघन हुआ है। कानून का उल्लंघन तो वो ही करते हैं जिनकी मानसिकता आपराधिक होती है। तो ये राजनीतिक मुद्दा है। राजनीतिक पार्टी होने के नाते देश के 140 साल का इतिहास है, सबसे पुरानी पार्टी है, लंबा इतिहास है, हम पीछे हटेंगे नहीं। और मैं एक चीज कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, जो बार बार राहुल गांधी जी कहा करते थे और हमेशा कहते हैं कि जो लोग डराते हैं वो खुद ही डरे हुए हैं, जो डरे हुए हैं वो डराने की राजनीति अपनाते हैं। और ये एक मिसाल है जो बार बार उठते रहता है। अगर आपके 30 सेकंड समथिंग, इन्होंने एक रोचक बात कही कि ऋण मुक्त करने के लिए सब लोग कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसमें मज़े की बात सुनिए। इस केस में हिंदुस्तान में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो कंपनी ए से कंपनी बी में डेट ट्रांसफ़र करते हैं। जो बी कंपनी होती है वो नॉर्मल कमर्शियल कंपनी होती है। हमने एक ऐसी साजिश बनाई, हमारा उद्देश्य सोचिए आप, हमारा उद्देश्य है कि डेट ट्रांसफ़र किसको किया हमने? सेक्शन 8 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को। मेरे मित्र जयराम जी बात कर रहे थे नॉर्मल कंपनियों की, जिसमें कंपनी ए डेट वाली कंपनी बी को डेट ट्रांसफर कर देती है और कंपनी बी डेट लेने के बाद उस पर शेयर ले लेती है, यानी डेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। लेकिन यहां तो जो ट्रांसफर हुआ वो नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 चैरिटेबल कंपनी को हुआ। तो मानसिकता क्या थी? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था क्रिमिनलिटी। कोई महामूर्ख भी क्रिमिनल उद्देश्य से सेक्शन 8 कंपनी थोड़ी बनाएगा। यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। हाँ जी, आपने सवाल पूछ लिया मैडम, बाद में आऊंगा। आपने तो पहले सवाल पूछ लिया, आपका सवाल पूछ लिया। एक मिनट, आपने सवाल पूछ लिया। सिंघवी जी, सर पूछिए। No, sir, I just wanted to ask, as the legal voice, sir, what are the next steps that the party is going to take on the charge sheet? Are you going to go for quashing of the charge sheet, or what are the next steps that the party plans? Look, there are 4 facets to this whole thing. There is a political angle outside Parliament. There is a political angle inside Parliament. There is a legal angle. And there is also media perspective, because this is all being done to create a ambience everywhere, because people don't understand these facts. All 4 will be properly projected by this party. I'm not at liberty to tell you our legal strategy, obviously, but let me assure you that there is a complete organized, coordinated thinking on all 4 perspectives.
And the first perspective starts with you. Because the best way to spread misinformation is to plant these stories in the media. So it's important for you to clarify the basic facts of this case. सिंघवी जी एक चीज और क्लियर कर दीजिए. A press conference in which they are saying that the Congress as a political party cannot give funds to a private body. So how would you respond to that charge, sir? Do you know for how many decades the Congress has been giving funds by way of supporting a economically disadvantaged AJL? The BJP was not even on the political landscape when AJL started functioning. Sometime in 1950, sometime in 60, sometime in 70, somebody gave 5 lakhs, somebody gave 10 lakhs, 20 lakhs, because we could not allow AJL to fall down. Did the BJP ever, in any avatar, raise an objection that accumulation over almost 50 years was 90 crores? That is why AJL was doddering under a debt from whom? From a commercial company, from its own Congress party. So where is the criminal intent? And is it a crime for the Congress party, who has started this with a certain set of ideals in the independence movement, to support an economically struggling entity which it wants to succeed? In fact, it wanted to rejuvenate by the transfer of this debt to Young India. Does the BJP not do it every day for all its sister organizations called Panchajanya and Organizer and all this? Do they function on free air? AJL was very much part of the Congress party. It was very much part of the freedom movement. It was started by the Congress party. It was started by a Congress leader. It had congressmen as its members. So you cannot divorce the AJL from the Indian National Congress. हाँ विजय लक्ष्मी जी. With his legal knowledge and his former law minister status, this is the last question I would have expected from Sri Ravi Shankar Prasad. Does he answer? अच्छा, तो मैं दोनों बोल दूँ, दोनों में, हाँ. Does he? I'll just be very brief. I'll speak in both. This is the last question I would expect from a former law minister and an eminent lawyer. He should know that it is not the activity of a company which matters. It is a legal bar under the Companies Act on a Section 8 company, which is not a normal company, which is a very unique company, which 90% of Indian population does not form, because it has very serious restrictions on its activity by the statute. The first restriction is that whoever be its shareholder can't get 1 penny. Why will you make a company if you don't get a penny of dividend? The second restriction is that no perks are distributed. Third restriction is not listed in the stock exchange. Tomorrow I can't buy a share and sell it to him at a profit on the stock exchange. So the whole point of a Section 8 company is that by nature, if and when it earns, it will have to just plow it back into the company. So the question is intended to mislead. The question is, what charity does it do? Well, it is holding the shares of AJL, which is supposed to be doing the message of publishing the National Herald. एक मिनट, हिंदी में भी बोलना है. देखिए, मुझे विशेष रूप से आश्चर्य है कि ऐसा प्रश्न माननीय पूर्व कानून मंत्री पूछेंगे. ये मुद्दा एक फिर वर्गलाने और बहकाने वाला है. प्रश्न ये बिल्कुल ही नहीं है. ये प्रश्न इर्रेलेवेंट है पूरी तरह से कि क्या एक्टिविटी कर रही है. प्रश्न ये है कि सेक्शन 8 कंपनी होती क्या है. सेक्शन 8 कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर एक प्रतिबंधित कंपनी है. वो प्रतिबंधित इस प्रकार से है जिसके लिए 90-95% लोग भारत में उस कंपनी के पास भी नहीं जाते, बनाते भी नहीं है. वो चैरिटेबल इसलिए कहते हैं कि उसमें अगर 1 पैसा या 10 लाख या 1 करोड़ या 100 करोड़ या 1000 करोड़ आप अर्न करें, 1 पैसा आप डिविडेंड के रूप में दे नहीं सकते. उसको आप लिस्ट नहीं कर सकते स्टॉक एक्सचेंज, उसके शेयर में ट्रेड नहीं कर सकते. उसमें कोई पर्क्स नहीं है, सैलरी, गाड़ी, घोड़ा कुछ नहीं है, सिटिंग फी भी नहीं है. अब उसमें ये पूछना कि वो चैरिटेबल एक्टिविटी क्या कर रही थी, मतलब वो तो खुद ही बाय नेचर ऐसी कंपनी है जो कि होल्ड कर रही थी शेयर्स एजेएल के. और एजेएल क्या करती है? एजेएल कोई स्टील बनाती है? एजेएल कोई हैंडबैग बनाती है? वो बेचारी रन करती है नेशनल हेरल्ड और उसके पुरानी 100 वर्ष पुरानी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसका किसी का स्थानांतरण हुआ नहीं कहीं.
सर जैसे इस मुद्दे का आप लोगों ने कहा कि एक राजनीतिक पहलू है और एक कानूनी पहलू है और दोनों ही पहलू को आप लोगों ने समझाया। मीडिया भी है तीसरा पहलू। मीडिया एक पहलू है, चलिए आपके हिसाब से। लेकिन इसमें जो तमाम चीज़ें आप लोगों ने कही, अगर ये फ़ायदा पहुंचाने के लिए या चैरिटी करने का मकसद था, आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर इसके डायरेक्टर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बनाना एक राजनीतिक भूल हो सकती थी? यही वजह है कि आज आपके शीर्ष नेताओं पर ये नाम आ रहे हैं और उसको डिफेंड करना पड़ रहा है आप लोगों को? राजनीतिक सवाल है ये। जैसा कहा जयराम जी ने, नेशनल हेराल्ड का, एजेएल का ओरिजिन क्या था, सोर्स क्या था? आप कांग्रेस पार्टी, एजेएल और नेशनल हेराल्ड को जुदा कर सकते हैं क्या? वो तो अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं जन्म से। और अगर नेशनल हेराल्ड जो एजेएल चलाता है उसकी शेयर होल्डिंग 100% होगी तो क्या माननीय अडवाणी जी उसमें डायरेक्टर होंगे? उसमें अगर कांग्रेस के लोग नहीं होंगे, वरिष्ठ नेता, तो कौन होगा? अब उसमें कई लोग हैं, कई नॉन गांधीज भी हैं, गांधीज भी हैं, तो ये तो स्वाभाविक है। ये कैसा प्रश्न हुआ कि उसमें क्यों बनाया? अगर हम क्या किसी और बाहर के किसी गैर लोग को बनाते क्या उसमें? Sir, donation 18 crore rupees, advance rent 38 crore rupees, advertisement 29 crore rupees. एजेंसी का ये कहना है कि these are proceeds of crime. तो आप बता सकते हैं सर ये जो ये पैसा तो मजाक है ना, यही तो प्रॉब्लम है। तो मैं समझ नहीं सकता कि एजेंसी जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी कैसे कह सकती है? ये किसके आंकड़े हैं? यंग इंडिया के हैं? दोनों कैसे? एजेएल पहले आप बात, यंग इंडिया के आंकड़े हैं ये? पूछिए, देखिए, उनसे पूछिए। ये वो आंकड़े हैं जो चलाते हुए कितने सालों से, जो नॉर्मल चलाती है एजेएल नेशनल हेराल्ड को, एडवर्टीजमेंट करती होगी जरूर। अगर नेशनल हेराल्ड चलता है तो एडवर्टीजमेंट आएगा भी उसमें। ये यंग इंडिया कहाँ से आ गया? यंग इंडिया शेयर होल्डर है। मैंने आपको 1955 का एक जजमेंट दिया, बच्चा गजदर, जिसमें कि जो संपत्ति एजेएल की है, अगर एजेएल चलाएगी नेशनल हेराल्ड को, उसको एडवर्टीजमेंट आएगा। अगर एजेएल कुछ अपनी प्रॉपर्टी बेचेगी, जो कि पिछले 100 साल से बेच सकती है वो, तो कुछ रुपया आएगा। वो रुपया सीधा यंग इंडिया को थोड़ी जाता है। ये किसने बोल दिया आपको? जो भी आंकड़े आप देख रहे हैं, मैं आपका लेख नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्या पढ़ रहे हैं आप, लेकिन कभी हो ही नहीं सकता कि इसमें लिखा होगा यंग इंडिया को मिलाइए। बिल्कुल गलत है कहना कि यंग इंडिया आमदनी हो रही है। ये जो सारे संपत्तियां एजेएल के थे, एजेएल के हैं और एजेएल के रहेंगे, कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो ये बार बार ये कहना कि क्राइम प्रोसीड है, क्राइम प्रोसीड है, ये बिल्कुल गलत है। इसका मैं और कांग्रेस पार्टी पूरा खंडन करना चाहती है, स्पष्ट तरीके से। संपत्तियां एजेएल के थे और एजेएल के हैं, कोई आमदनी नहीं हो रही है उन संपत्ति से जो यंग इंडिया के खाते में जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। सिंघवी जी एक सवाल है। आपने कहा यंग इंडिया सेक्शन 8 कंपनी है, जरा इसको थोड़ा सा समझाइए कि यंग इंडिया 50 लाख रुपया देके 90 करोड़ की जो है उसको ट्रांसफर करवा लेती अपने नाम, और आरोप ये लगता है कि यंग इंडिया पीछे रह के एजेएल की जो तमाम अचल संपत्तियां हैं उसको सारा कंट्रोल, भले मुनाफा नहीं कमा रही हो, लेकिन सिर्फ 50 लाख रुपया देके ये पूरी संपत्ति को इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रही है। अच्छा, देखिए, टैक्स का मुद्दा अलग है, वो तो सेक्शन। पहली बात तो ये है, इसमें दो बहुत फंडामेंटल त्रुटियां हैं। जानबूझकर कांग्रेस पार्टी यंग इंडिया और एजेएल को एकदम दूर दराज की स्ट्रेंजर्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। आप जानते हैं, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आईबीसी में, जिसको हेयरकट कहते हैं, असाइनमेंट अलाउ होता है। यहाँ ऋण होता है 100 करोड़ का, असाइनमेंट होता है 10% में, 20% पे। वो तो बाहर के स्ट्रेंजर को हो जाता है, अलाउड है कानून में। यानी मेरा जो ऋण है, मैं 1 करोड़ की जगह 10 लाख में इनको ट्रांसफर कर, 10 लाख देंगी मेरे को, वो इस ऋण की हकदार ये हो जाएंगी। फिर ये इनको सू करेंगी, जितना मिलेगा इनको जाएगा। 10% 90% हेयरकट हो जाता है। इसमें तो बाहर का स्ट्रेंजर कोई था ही नहीं। एजेएल इतने दिनों से जुड़ी हुई थी कांग्रेस पार्टी से। अब कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक पार्टी, अगर उसको डेट फ्री करना है एजेएल को, तो उसको कॉर्पोरेटाइज करके उसने ट्रांसफर किया 50 लाख पे। ट्रांसफर और असाइनमेंट ऑफ डेट is a known phenomenon in law. How is it illegal? There are 1 million cases we do every day where a debt is transferred and assigned to strangers at a haircut of 90%.
Here there is no assignment to a stranger. There is an assignment to another organ which has got the Shirshastra Netritva of the Congress sitting on it. Second error in this is the same Bacha Gazar error. Just because the 95% shareholder of AJL is Young India, therefore Young India is the owner of every property. ये बड़ा पढ़िए, ये बड़ा बोरिंग लगता है, ये कानूनी लगता है, ये तकनीकी लगता है, उठाइए जजमेंट। उन्होंने कहा कि अगर 100% भी कंपनी का ओन करता है तो उस कंपनी के जो टेबल, कुर्सियां और जो जौहरात हैं वो उस होल्डिंग कंपनी के नहीं होते हैं, मालिकाना हक जीरो होता है। देखिए, पहली बात तो कि सबसे बड़ा इसका उत्तर बड़ा सरल है कि उद्देश्य आपके अनुसार, यानी आप नहीं, बीजेपी के अनुसार है कि ये हड़पने के लिए कर रहा है। तो मैंने कहा कि इतना बड़ा मूर्ख उद्देश्य वाला तो कोई होगा ही नहीं ना। कोई भी कंपनी बना सकते थे, किसी और कंपनी पे 1000 तरीके थे उसको हड़पने के। आपने कभी सुना है मनी लॉन्ड्रिंग केस कि किसी आदमी ने सेक्शन 8 कंपनी बनाई, उसके मनी लॉन्ड्रिंग केस हो गया है? हड़पते कैसे हैं? साइफनिंग, मनी ट्रेल, कोई और ट्रांजैक्शन कहाँ है यहाँ पर? क्या यहाँ तो सिर्फ ये कहा गया कि आपने सिर्फ अपने जो एक यंग इंडिया बनाई और उसमें गांधीज बैठ गए, ये क्राइम है। तो मेरा मूल उत्तर आपके लिए कि जो उद्देश्य ही अपने आप में कभी क्रिमिनल हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने सेक्शन 8 कंपनी बना के उसके शेयर होल्ड किया। अगर उद्देश्य होता क्रिमिनल तो मैं कुछ एकदम विपरीत चीज करता है इसके। एक बात और कहूँगा कि यंग इंडिया जब बना, काफ़ी बातचीत के बाद बना, सलाह ली गई विशेषज्ञों से, वकीलों से, जो कंपनी लॉ जानते थे उनसे। ये कोई राजनीतिक निर्णय नहीं लेता। एजेएल को हम कैसे बचाएं, ऋण मुक्त कैसे करें, सलाह ली और काफ़ी विचार विमर्श के बाद ये यंग इंडिया की स्थापना की गई। तो ऐसा नहीं है कि यंग इंडिया की स्थापना के पीछे एक राजनीतिक मकसद था, नहीं। वो मकसद है तो एक वित्तीय मकसद था, एजेएल को बचाना, और एजेएल कांग्रेस की विरासत है। तो वास्तविक है कि कांग्रेस के नेता यंग इंडिया से जुड़े रहे। विशेषज्ञों के सलाह के बाद ही यंग इंडिया बना, और यंग इंडिया बना तो मेरा यह कहना है, और सिंघवी साहब भी इसका समर्थन करेंगे, कि इसमें कोई क्राइम नहीं है, कानून का कोई उल्लंघन नहीं है। कानून के मुताबिक ही यंग इंडिया बना और कानून के मुताबिक ही यंग इंडिया चल रहा है। हाँ सिद्धार्थ। सर, आपने ईडी के आंकड़े भी गिनाए कि 100 में से 99 केसेस जो हैं वो विरोधी पार्टियों के नेताओं पे होते हैं। उससे पहले कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं पे ईडी की कार्रवाई हुई। अब ये यंग इंडिया का मामला कांग्रेस का है। आरजेडी के नेता भी कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव है, वहाँ भी एंट्री हो सकती है ईडी की। तो क्या आप लोग कॉमन प्लेटफॉर्म पे पूरा इंडिया ब्लॉक इस मुद्दे पे आएगा, इस एजेंसीज के मुद्दे पे, ईडी के मुद्दे पे, खासकर इसके बाद? और क्या 25 तारीख को भी आप लोग जैसे आज प्रदर्शन किया है, देश भर में प्रदर्शन करेंगे क्या? जयराम सर, आपसे सवाल है। देखिए, ये जो सामूहिक रूप से हमारा सहयोग है इस मुद्दे पे, ये पुराना है, कोई नया नहीं है। जब इंडिया अलायंस बनी उससे पहले से ये है। आज इस देश में ये बड़ा स्पष्ट कर दिया गया है बार बार हमारे द्वारा हर फोरम से कि ये एक राजनीतिक द्वेष प्रतिशोध वाला राजनीति है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने 2 आपको बड़े विशेष आंकड़े दिए, 3 कि कन्विक्शन रेट। आप अगर समझते हैं कि जिसको अगेंस्ट आप कर रहे हैं केस वो तो दोषी है, वो तो क्रिमिनल है, तो एक्चुअल कन्विक्शन रेट 1 से 2% भी नहीं होगी। नंबर 3, ये जब भी आप पूछते हैं, ईडी से बोलते हैं कि हमने इतने सारे केसेस की, उसमें से सिर्फ 100, 200, 500, 1000 लोग राजनीतिक थे। ये प्रश्न नहीं है। वो जो राजनीतिक लोग थे 100, 200, 500, उसमें से राजनीतिक प्रतिद्वंदी कितने थे? उसमें से 95 से 97% राजनीतिक प्रतिद्वंदी। क्यों है ये कि ये लॉन्ड्री फैक्ट्री, क्यों है ये कि ये पूरी वॉशिंग मशीन किसी एक एनडीए
किसी एक बीजेपी के विरुद्ध नहीं इस्तेमाल होती है। तो ये मुद्दे तो अब सर्वविदित हैं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि बहुमत की धौंस जमा के आप उसका दुरुपयोग करिए जब तक चलता है। किसी दिन आपको भी मालूम पड़ेगा कि क्या होता है इस प्रकार की गलत काम करने का। जनता इसको कोई मानती नहीं है, बीजेपी के समर्थक भी नहीं मानते इस प्रकार की प्रतिशोध की राजनीति को। सर लगातार सर आप सर एक चीज सर सर एजेएल के बारे में आपने बताया कि कांग्रेस बराबर मदद करती रही, हर वक्त पर मदद करती रही, खासतौर पर जब आर्थिक संकट से जूझती रही। सवाल ये उठ रहा है सर कि जब आर्थिक संकट इतना बढ़ गया था तो उस दौरान क्या कांग्रेस जिस तरीके से पहले मदद करती रही वो उस टाइम भी कर सकती थी? ये यंग इंडिया नाम की नई कंपनी खोलने की ज़रूरत क्या थी? और अगर इसको खोला गया तो इसमें आपने जिसने शेयर होल्डर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बना दिया, तो सवाल इसलिए उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी सोनिया गांधी के नाम शेयर होल्डर में डालना था, इसलिए नई कंपनी बनाई गई? क्योंकि आप तो उस कंपनी का लोन पहले भी माफ करवा सकते थे। प्रश्न को दोहरा रहे हैं जिस प्रश्न का मैंने उत्तर दे दिया है पहले। सवाल ये उठ रहा है कि नई कंपनी की जरूरत ही नहीं थी, अगर आप उस कंपनी का पैसा जिस तरह से पहले मदद कर रहे थे वैसे हो जाता। ये बात चल रही है 50 के पहले से, तब ये सब ढांचे नहीं सोचे गए थे। जैसा मेरे मित्र ने कहा, उन सबको सोच समझ के विशेषज्ञों से राय करके, जब आजकल कंपनी लॉ में, कानून में बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स होते हैं, उसके आधार पर किया गया ये। और इसका उद्देश्य एक ही था, किस प्रकार से एजेएल को ऋण मुक्त किया जाए, किस प्रकार से नेशनल हेराल्ड और एजेएल का पुनर्निर्माण हो, और किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी से डिस्टेंट किया जाए और एक नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल सेक्शन 8 कंपनी बनाई जाए। ये सब चीज़ें विशेषज्ञों की रिपोर्ट, लिखित रिपोर्ट्स, विचार विमर्श के बाद हुई है। ये हवाबाजी में नहीं हुई है, कानून को देख के हुई है। अब उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है आपका कि उसके ऊपर हम किसको बिठाते, तो इसमें मैं समझता हूँ कि स्वाभाविक है कि कौन बैठते। अगर उसमें 4 या 5 नॉन गांधीज थे, 2 गांधीज थे, तो इसमें और कौन होंगे? नहीं, राइट ऑफ, पॉइंट इज कि राइट ऑफ करने में फिर इनकम टैक्स के और प्रश्न आते कि आपने राइट ऑफ कैसे कर दिया, इंटरेस्ट चार्ज क्यों नहीं किया। इसमें तो हमने कंसिडरेशन दिखाया कि हमने जो ऋण है वो वहां दिया, उसके बदले में इक्विटी मिली। देखिए ये चीजें, चलिए मान लिया आप कह रहे हैं गलती की हमने, एक मिनट सुनिए आप, ये क्रिमिनल है क्या, मनी लॉन्ड्रिंग है क्या? अभी बात हमारी हो रही, गलती की बात थोड़ी हो रही है। इनकम टैक्स में हुआ नहीं हुआ मैं नहीं जानता, गलती हुई उसकी मेरे को पता नहीं। आज एक ही प्रश्न है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग कहां से आ गई? मैंने तो आज तक कभी सोचा भी नहीं, स्वप्न में भी कोई नहीं सोच सकता कि सेक्शन 8 कंपनी बनाने को मनी लॉन्ड्रिंग कह दे कोई आदमी। मैंने कहा हास्यास्पद होगा ये। देखिए, आप बार बार शेयर होल्डर का जिक्र कर रहे हैं। शेयर होल्डर कौन होता है? जब आप शेयर खरीदते हैं किसी कंपनी में या आपको दिया जाता है शेयर, उस शेयर के आधार पर कुछ आमदनी होती है, आपकी कुछ इनकम होता है, उस इनकम को आप डिक्लेयर करते हैं। यंग इंडिया के जो कहते हैं शेयर होल्डर, उनकी क्या आमदनी है बताइए, क्या इनकम हुआ है? तो बार बार ये शेयर होल्डर कहना, क्योंकि लोगों के मन में ये है अगर आप शेयर होल्डर हैं तो कुछ डिविडेंड मिल रहा होगा, कुछ आमदनी हो रही होगी। पर ये नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल कंपनी है, इसमें कोई सिटिंग फी नहीं, कोई सैलरी नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं। जबकि बनाई जा सकती थी कंपनी दूसरी तरह की। हाँ, आवश्यक नहीं था। तो क्यों ऐसे बनाया गया? आमदनी ही नहीं थी। हालांकि हाँ, शेयर होल्डर हैं, पर इस शेयर के आधार पर उनको कुछ आमदनी नहीं हो रही है, और वो जो संपत्तियां हैं उन पर भी कोई कमाई नहीं है यंग इंडिया को, क्योंकि उस संपत्तियों के मालिक एजेएल थे और एजेएल रहेंगे। हाँ रेणु जी, लास्ट वर्ड, यू हैड द फर्स्ट वर्ड, यू हैव द लास्ट वर्ड नाउ। I just wanted to ask you, what is the status of the debt that Young Indian took upon itself from AGL? And secondly, how did the AGL get strengthened by the formation of Young Indian? Because the fact also is that National Herald was not coming out till the time that Subramaniam Swamy filed a case, after which you brought it out first online and then once in a week. And thirdly, the ED has attached the properties. Last word here, na? I forget your question. They have attached the properties that are there with the Congress No, I party, would the request National you, Herald. please ask one question, at most 2. This is not an interrogation or a courtroom. This is a press conference. I have genuinely forgotten the nuance of your first question by now.
The first question was that what happened to the debt? Obviously, the answer is inbuilt in my answer already given. It is the debt which was converted into equity. Debt becomes zero. But we are not having an argument, Renuji. I can't help it if you are not understanding. The debt was X. That debt has become zero because of shares equivalent to the value of that debt have been issued to Young Indian. That's the meaning of conversion of debt into equity. Now, you may disagree or entitled to disagree, as the BJP does. But the point is that this is not a question which we can argue about. Number two is, what is your question number two? You have forgotten. That's because you asked so many questions. I am happy to answer this. No, tell me. Yes. AGL is naturally strengthened if its book shows zero debt. As against a debt of 90 crores, if your book shows zero debt, are you strengthened or weakened? That's all. This activity is not a question of strength. You are talking of strength. My books of account have become zero debt. I have become rin free. That's the whole point. Activity is okay. In a very simple way, AJL can borrow now. Nobody is going to lend money to a company or an organization that is deep in debt. There was a 90 crore rupee debt of AJL that has been cleaned up. So it can now in a position to raise more money to strengthen itself. That's a very simple way of answering your sort of, golmol ka question. Okay. Thank you very much.